हेलो फ्रेंड्स, मैं सोम प्रताप तोमर स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी परीक्षा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल ही व्यापम ने अपनी साइट पर एक नया नोटिफिकेशन डाला है जिसका आपको कई समय से इंतजार था। पोस्ट है आपकी ग्रुप 2 सब 4, जिसे आप बोलते हैं समूह 2 और उप समूह 4 के अंतर्गत, जो आपके सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारी विभिन्न विभिन्न टाइप की भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। अब इस वीडियो में हम लोग आपके साथ सबसे पहले पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है। दूसरा, उन पोस्ट को भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप वो पोस्ट को फिल कर सको। फिर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम में आपके कौन कौन से टॉपिक से या कौन कौन सा आपका पैटर्न, सिलेबस, सारी चीजें ओवरऑल यहाँ पर आपका डिस्कस होने वाला है। फिर बात करते हैं आपके सिलेबस की। लास्ट पॉइंट है आपका सिलेबस की, एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? फिर भी अगर आपका कोई कमेंट डाउट रहता है तो कमेंट में प्लीज जरूर पूछिएगा। बात करते हैं आपका समूह 2 ग्रुप 2 उप समूह 4। क्लियर है? कौन कौन सी पोस्ट है आपकी के अंतर्गत? आपका सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, फिर आपका सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आपकी 2020, जिसका आपको काफी समय से इंतजार था, वो आपका फाइनली आ चुका है। आपके लिए ध्यान देने वाली बातें क्या है? सबसे पहले, ऑनलाइन आप कब से फॉर्म भर सकते हो? तो ऑनलाइन आप याद रखना 1 दिसंबर से अपना फॉर्म भर सकते हो, 1 दिसंबर 2020 से। क्लियर है? और आपके लास्ट डेट केवल 15 दिन तक, 15/12/2020, मतलब 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक 15 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म भर सकते हो। भगवान न करे अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि होती है तो उस फॉर्म को आप संशोधन भी करा सकते हो, और वो संशोधन कराने की लास्ट तिथि क्या है आपकी? शुरुआत तो संशोधन आपका 1 तारीख से हो जाएगा, लेकिन अंतिम तिथि कौन सी है आपकी? 20। क्लियर है? लेकिन आप इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान मत देना, गलती कोई नहीं करनी है, क्योंकि 3 साल बाद, करीब 3 साल बाद आपकी कोई पोस्ट आ रही है। क्लियर है? तो आपको फॉर्म बिल्कुल बारीकी से देखते देखते ही पॉइंट अच्छे से भरना है, और इसमें आपका जो भी पूरा नोटिफिकेशन है उसका ओवरव्यू, आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम फॉर्म की फीस की बात करें तो फॉर्म आपका जर्नल का रहेगा 500 रुपए। इसके अलावा आपका अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, निःशक्त जनों अभ्यर्थियों के लिए आपका फॉर्म रहेगा 250 रुपए। क्लियर है? फिर आपको पोर्टल चार्ज भी देना पड़ेगा, लॉगिन चार्ज भी देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात आपके लिए, कौन सी डेट आपको ध्यान रखना है? आपको डेट याद रखनी है 29 तारीख और 4 तारीख। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 29 तारीख, 29 जनवरी 2021 से शुरू होने वाला है, और 4 फरवरी 2021 तक ये एग्जाम आपका चलने वाला है। क्लियर है? मतलब समय अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर मोटे तौर पे देखें तो मुश्किल से मुश्किल आपके पास 1.5 महीने। बात समझ में आ रही है? 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से आप फॉर्म फिल करोगे, 1 दिसंबर से, ठीक है, और 29 तारीख से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे, 29 जन से। मतलब आपके पास मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीना है आपके पास। अब आपको कैसे क्या तैयारी करनी है तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, मैं सारी चीजें आपको एक एक चीज बताऊंगा इसमें, ठीक है। और आपका पर डे 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट शिफ्ट आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे, सेकंड का 12 बजे, ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। और आपका एग्जाम 8:50 से 9:50 तक आपको निर्देश पढ़ने होंगे, उत्तर अंकित करने का समय मिलेगा आपको 9 बजे से 12 बजे तक। मतलब पहला जो पेपर का आपका टाइमिंग रहेगा फर्स्ट शिफ्ट का, वो रहेगा 9 से 12। एग्जाम रहेगा आपका 3 घंटे का। सेकेंड शिफ्ट का रहेगा आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और एग्जाम रहेगा आपका 3 घंटे का। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आपका, ठीक है, सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं, और कैटेगरी रहेगी आपकी तृतीय श्रेणी में, ठीक है। अब बात करते हैं किन किन विभागों में आपकी कौन कौन सी या कितनी कितनी पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज। बात करते हैं अगर हम विभाग की, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रखा है आपको मध्य प्रदेश
सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पोस्ट है? सहायक की है, कनिष्ठ सहायक की है, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी में, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश में, और आपका टाइपिस्ट हिंदी में। क्लियर? अभी केवल हम पोस्ट वाइज बात कर रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम सहायक की बात करें, मतलब असिस्टेंट की बात करें, तो यहाँ पर टोटल आपके सामने 50 पोस्ट आने वाली है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो 14 पोस्ट रहेंगी आपकी अनरिजर्व, मतलब अनारक्षित, जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5%, अनुसूचित जाति 5, अनुसूचित जनजाति 10, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीएस, यहाँ पर रहेंगी आपकी ओबीसी। ओबीसी की पोस्टें कितनी रहेंगी आपकी? 16। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, इन पोस्टों को आप इतना माइंड मत करना, ये पोस्टें आपकी ऊपर नीचे मतलब प्लस माइनस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको ओबीसी को आरक्षण दिया है, ओबीसी का जो आरक्षण है वो आपका 27% देके रखा है उन्होंने। ठीक है, 6 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है, 6 दिसंबर को, जबलपुर हाईकोर्ट का। अगर जबलपुर हाईकोर्ट ने बोला कि हाँ ओबीसी को आपका 27% आरक्षण दिया जाएगा, तो आपकी ओबीसी की सेम पोस्टें रहने वाली है। अगर ओबीसी का वापस पहले जितना आरक्षण किया गया, तो पोस्टें हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो जाए। क्लियर? और ये भी हो सकता है कि कुछ पोस्टें अभी जैसे आपकी ओवरऑल 258 या 259 पोस्ट है, हो सकता है कुछ पोस्टें और ऐड हो जाए, मतलब पोस्ट आपकी 300-400 के समथिंग जा सकती है। अभी जितनी भी वैकेंसी वो टेंटेटिव है, संभावित आपकी वैकेंसी है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक की बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 100 पोस्टें रहेगी। जनरल की यहाँ पर इन्होंने एक भी पोस्ट नहीं दी है, लेकिन हाँ ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास उनको दे रखा है आपने 12 पोस्टें। और यहाँ पर आपका अनुसूचित जाति 16, अनुसूचित जनजाति 30 और ओबीसी का आपका 42। क्लियर? फिर स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी में दे रखा है आपका टोटल 6 पोस्टें, और यहाँ पर जर्नल की है आपकी 2, ईडब्ल्यूएस की 1, अनुसूचित जाति 0, अनुसूचित जनजाति 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश या अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर केवल आपकी 1 पोस्ट है, वो भी पोस्ट कहाँ चली गई है? जर्नल वालों के खाते में। अगला बात करें टाइपिस्ट हिंदी में, अगर हिंदी टाइपिस्ट की बात करोगे तो ओवरऑल यहाँ पर आपकी 3 पोस्टें हैं। 1 पोस्ट रहेगी आपकी जर्नल के पास, और फिर रहेगी अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा। ओवरऑल आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है 3। अगला फिर आता है आपका विभाग संचालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल। यहाँ पर रहेगा आपका सहायक संपरीक्षक। टोटल पोस्टें रहेंगी आपकी यहाँ पर 28। अब 28 में जर्नल के खाते में जाएंगी 8, ईडब्ल्यूएस के खाते में जाएगा 2, और अनुसूचित जाति 5, अनुसूचित जनजाति 6, अन्य पिछड़ा वर्ग आपका 7। सेकेंड आपकी बचती है सहायक संपरीक्षक संविदा कर्मी हेतु 20% रिजर्व है ये। तो यहाँ पर टोटल आपकी पोस्ट रहेगी 7, जनरल की यहाँ पे रहेंगी आपकी 2, ईडब्ल्यूएस का 1, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 1 और ओबीसी आपका 2। फिर आता है आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल के लिए, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और डाटा एंट्री ऑपरेटर लेकिन संविदा कर्मी हेतु 20%। क्लियर है? तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें टोटल पोस्ट है आपकी 33। अब 33 में से जर्नल के खाते में गई है 10, और ईडब्ल्यूएस के खाते में गई है 2, अनुसूचित जाति आपका 5, अनुसूचित जनजाति 8 और ओबीसी आपका 8, और 20% जो आपका संविदा कर्मी हेतु दे रखा है, यहाँ पर पोस्टें हैं आपकी कितनी? 8। और यहाँ पर आपकी टोटल जनरल की 2, ईडब्ल्यूएस 1 और यहाँ पर आपका अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग आपका 2। फिर बात करें शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में, यहाँ पर पोस्ट आती है आपकी रिसेप्शनिस्ट की। पोस्ट रहेंगे टोटल आपके सामने 8। इनकी क्वालिफिकेशन हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। तो यहाँ पर अनारक्षित 6, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति की एक भी पोस्ट नहीं है, और यहाँ पर ओबीसी 1 पोस्ट। फिर आता है आपका अधिष्ठता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के लिए,
तो यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट आती है आपकी कैटलॉगर। कैटलॉगर मतलब, और पोस्ट रहेगी केवल एक, और वो भी किसके खाते में चलेगी, जर्नल के खाते में। सेकंड आपका बचता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। यहां पर भी आपकी सेम पोस्ट है एक, और वो भी आपके जर्नल के लिए। फिर आता है आपका अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में। तो शहडोल में पहली पोस्ट है आपकी कैटलॉगर की, पोस्ट थी आपकी केवल एक, और वो भी जर्नल कैटेगरी के लिए। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट थी आपकी केवल दो, यहाँ पर आपका एक इधर दे दी और एक इन्होंने अनुसूचित जनजाति को दे दी। क्लियर है। फिर आता है आपका रजिस्ट्रार फर्म संस्थाएं, कहां पर, भोपाल में। पहली पोस्ट बनती है आपकी निरीक्षक की। फिर आएगा आपका यहाँ पर टोटल पोस्ट रहेंगी दो, और वो भी किसके लिए, जर्नल के लिए। फिर आता है आपका ऑडिटर। अब ऑडिटर में रहेंगी आपकी केवल दो पोस्ट, और एक पोस्ट रहेगी आपकी ईडब्ल्यूएस में, और एक पोस्ट रहेगी आपकी ओबीसी के लिए। क्लियर है। फिर आता है आपका जनसंपर्क संचालनालय भोपाल में, एक है आपका अनुवादक संविधा में। पोस्ट थी आपकी केवल 5, और सारी कैटेगरियों में इन्होंने एक एक पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जैसा कि आपके सामने। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आपका 258 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अभी आप पोस्ट को बिल्कुल भी माइंड मत करना, ये सारी की सारी आपकी टेनेटिव पोस्ट है। हो सकता है, मे भी चांसेस हैं कि आगे चल के आपके एग्जाम तक इन पोस्टों में कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब कुछ पोस्ट आपकी ऐड होकर और साइड पर अपडेट हो जाए। क्लियर है। अब बात करते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके दो पेपर रहने वाले हैं। सबसे पहला पेपर आपका कैसा रहेगा, ये रहेगा आपका यहाँ पर रहेगा आपका सामान्य विज्ञान, साइंस, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, और सामान्य आपका गणित। क्लियर है। टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 100। टोटल मार्क्स आपके 100, मतलब टोटल क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, वो भी 100। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड, आपका सेकंड पोर्शन रहेगा आपका सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक अभियोगिता, और आपका सामान्य प्रबंधन। और नंबर टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं आपके 100। तो क्वेश्चन भी कितने रहेंगे आपके 100। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज और मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं। टोटल यहाँ पर रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट और चौथा। मतलब हर सेक्शन के टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन, मतलब 25 मार्क्स। बात समझ में आ रही है। मतलब आपका पहला खंड जो आ है, सामान्य विज्ञान 25 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी 25, और सामान्य गणित आपका 25। फिर यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि 25, सामान्य कंप्यूटर 25। मतलब हर सेक्शन आपका, मतलब हर सब्जेक्ट आपका 25 क्वेश्चन या 25 मार्क्स का रहने वाला है। दूसरी चीज, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रहेगा आपका सामान्य विज्ञान, फिर है आपका सामान्य हिंदी। ये सारी चीज तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये भी समझ में आ गया। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पूछेगा, और ये आपको सामान्य गणित। अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्टार बनाता हूँ, यहाँ पर लौट के मैं वापस आऊंगा। अभी जो आपको दे रखा है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, ये टोटल पूरा पोर्शन है आपका जीके का। बात समझ में आ रही है। सामान्य कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा। फिर अगला सामान्य तार्किक योग्यता। अब यहाँ पे आपको जैसे तार्किक योग्यता देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वो आपसे रीजनिंग पूछने वाला है। तो आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना, वो रीजनिंग के केवल 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछेगा, मैक्स से मैक्सिमम। बाकी के क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहने वाले हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, क्लियर है। मतलब ऊपर जो आपका मैथ पूछेगा 25 के 25 क्वेश्चन, वो रहेगा आपका हायर मैथ्स। कौन सा मैथ, हायर मैथ्स। ये सारी चीजें मैं आगे लास्ट में वीडियो के डिस्कस करूंगा कि हायर मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, और सामान्य तार्किक अभियोगिता में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है। मतलब आपको टोटल 25 का मैथ है यहाँ पर, 25 का मैथ यहाँ पर। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिलाकर कितने रहने वाले हैं, 50। मतलब 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है।
और मेनली हायर मैथ्स, क्योंकि वहाँ टॉपिक आपके मतलब टॉपिक बहुत कम रहने वाले हैं और मार्क्स वहाँ से आपको ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हायर मैथ्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। फिर आता है आपका सामान्य प्रबंधन मतलब जनरल मैनेजमेंट। क्लियर, ये था आपका पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं आपकी पोस्ट के बारे में और उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे पहली पोस्ट आती है आपकी सहायक की, असिस्टेंट की। टोटल पोस्ट मैंने पहले ही बताया था आपको 50 थी। अब देखो जनरल की 8, महिलाओं की जिसमें 5, इस तरीके से पोस्ट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब बात करें ग्रेड पे की, तो यहाँ पर टोटल आपका 2400 ग्रेड पे रहने वाला है। क्लियर। अब योग्यता की बात करें तो सबसे पहली योग्यता इन्होंने क्या देके रखा है कि किसी भी संकाय में, मतलब किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में आपका स्नातक होना चाहिए। क्लियर है, स्नातक मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने क्या किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, बीई किया है या बीटेक किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप एक ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर आगे बढ़े तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। जैसे पीजीडीसी हो गया आपके पास, डीसी हो गया, ऐसा कोई 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब कंप्यूटर का डिप्लोमा किन किन को जरूरत नहीं है, जैसे जिनके पास बीसीए की डिग्री है, एमसीए की डिग्री है, उन्हें कंप्यूटर डिप्लोमा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं भी है तो भी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट है आपके पास एक सीपीसीटी का स्कोर कार्ड भी अनिवार्य है। मतलब आपके पास इन सारी क्वालिफिकेशन के साथ साथ सीपीसीटी भी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर। एक चीज और ध्यान देने लायक, आप यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं बोला है कि सीपीसीटी आपका हिंदी में क्वालिफाई, इंग्लिश में क्वालिफाई, दोनों में क्वालिफाई, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अगर जिनके पास हिंदी में है, जैसे बहुत से लोगों के पास हिंदी में क्वालिफाई है, इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। क्लियर है। नेक्स्ट पोस्ट आपका कनिष्ठ सहायक। टोटल पोस्ट है आपकी 100। ठीक है, ग्रेड पे रहेगा यहाँ पर आपका 1900। क्वालिफिकेशन योग्यता क्या रहेगी आपकी, किसी भी संकाय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय डिप्लोमा, और डिप्लोमा किनको आवश्यकता नहीं है, जिनके पास बीसीए की डिग्री है या एमसीए की डिग्री है। सेम अगर अच्छे से बात करूं तो आपके पास आप ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास एक कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कौन सा, डीसीए या फिर पीजीडीसीए। अगर आपके पास कंप्यूटर से जैसे आपने बीसीए या एमसीए की डिग्री है आपके पास, तो आपको वो डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। क्लियर है, ये 2 क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर कनिष्ठ सहायक के फॉर्म फिल करने के लिए होनी चाहिए। फिर आता है आपका स्टेनो हिंदी टाइपिस्ट का। टोटल पोस्ट थी आपकी 6 और ग्रेड पे रहेगा यहाँ पर आपका 1900। योग्यता क्या रहेगी आपकी, किसी भी संकाय में 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम आपके पास 50% ऑफ मार्क्स आपके होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश शॉर्ट हैंड टाइपिंग बोर्ड अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब मध्य प्रदेश जो शासन बोर्ड है उसके माध्यम से, उसकी किसी भी संस्था से आपके पास हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको क्या चाहिए, तथा कंप्यूटर में 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा मतलब डीसीए या फिर पीजीडीसीए इस तरीके का। अब अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास बीसीए या फिर एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर जिनके पास बीसीए या एमसीए है तो उन्हें वो कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। दूसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी शॉर्ट हैंड हिंदी के लिए क्या रहेगी, सेम आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अगली पोस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी है आपकी स्टेनो में टाइपिस्ट, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश। टोटल पोस्ट है आपकी 2। ग्रेड पे रहेगा यहाँ पर आपका 1900। क्वालिफिकेशन योग्यता की बात करें, सेम योग्यता है, 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश टाइपिंग बोर्ड अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण तथा गणित में, मतलब आपके पास एक टाइपिंग का इंग्लिश शॉर्ट हैंड परीक्षा पास होनी चाहिए।
फिर 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, मतलब यहाँ भी आपको डिप्लोमा की जरूरत है। और सेम चीज बीसीए एमसीए तो डिप्लोमा की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास सीपीसीटी भी यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है केवल पोस्ट आपकी टाइपिस्ट, और वो भी किसमें, हिंदी में। टोटल पोस्ट आपकी 3, ग्रेड पे था यहाँ पर आपका 1900 का। अगर हम बात करें योग्यता की, योग्यता क्या है आपका, किसी भी संकाय में 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तथा मध्य प्रदेश टाइपिंग बोर्ड तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब आपको हिंदी टाइपिंग परीक्षा कैसी होनी चाहिए, उत्तीर्ण, हिंदी में आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। कहां से, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से। फिर वही बात, आपके पास डीसीए या फिर पीजीडीसीए होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपके पास बीसीए या फिर एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। और सेकेंड क्वालिफिकेशन आपका सीपीसीटी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगला हम बात करें तो सहायक संपरीक्षक। सहायक संपरीक्षक की बात करूं, ये तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं। टोटल पोस्ट यहां पर दे रखी है आपकी 28। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेड पे हटा के टोटल सैलरी है 25,300, मतलब आपके पास फिक्स आएंगे कितने, 25,300 आपके अकाउंट में हर महीने दिए जाएंगे। अब योग्यता की बात करें, केवल इतनी सी चाहिए कि आप कला, आर्ट, साइंस मतलब विज्ञान, कॉमर्स मतलब वाणिज्य के क्षेत्र में स्नातक होने चाहिए। मतलब आपकी ग्रेजुएशन कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो आपने आर्ट लिया हो, बीए किया हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, जैसे आपने बीएससी टाइप से कुछ किया हो, या फिर आपने बीकॉम कॉमर्स से किया हो, या फिर आपने बीकॉम साइंस या फिर आर्ट बीए आपने किया हो और आप ग्रेजुएट हो। क्लियर है, यहाँ पर आपको सीपीसीटी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपके पास टाइपिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल आप ग्रेजुएट हैं और इन 3 चीजों में, तो ये भी फॉर्म आप फिल कर सकते हो, मतलब ये फॉर्म सबके लिए ओपन है। अगला बात करूं तो सहायक संपरीक्षक है आपका संविदा कर्मी हेतु 20% आरक्षित है। यहाँ पर पेमेंट आपका सेम रहेगा 25,300 रुपए। योग्यता क्या रहेगी आपकी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक, मतलब ये भी फॉर्म आपके सबके लिए ओपन है। केवल 3 चीजें होनी चाहिए, 3 में से कोई एक चीज होनी चाहिए आपके पास, कला, विज्ञान या फिर वाणिज्य में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो टोटल है आपका 33 पोस्ट और वेतन है आपका 19,500 से लेकर 62,000 रुपए तक। अब यहाँ पर योग्यता क्या है, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी संकाय से आप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर आपके पास शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से, विश्वविद्यालय से बीसीए या पीजीडीसीए की उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपकी ग्रेजुएशन बीसीए से हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन बीसीए से नहीं है तो आपके पास पीजीडीसीए का 1 साल का डिप्लोमा है, तो वो भी आपके बीसीए के इक्विवेलेंट है और आप इस फॉर्म को भरने की योग्यता रखते हैं। थर्ड चीज चाहिए आपको सीपीसीटी का स्कोर कार्ड। क्लियर है। अगली वैकेंसी बात करूं डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, लेकिन यहाँ पर संविदा कर्मचारी हेतु आपका 20% सीट रिजर्व है। पेमेंट की बात करूं तो 19,500 रहेगा, 19,500 से आपका 62,000 रुपए तक। क्वालिफिकेशन की बात करें, स्नातक आप ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर अगर ग्रेजुएशन आपके बीसीए से है, अगर बीसीए से नहीं है तो आपके पास पीजीडीसीए आपके पास होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। और थर्ड क्वालिफिकेशन है आपके पास सीपीसीटी होनी चाहिए। अगला आता है आपका रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट के टोटल पद हैं आपके 8। ये है आपका 1900 ग्रेड पे का। क्वालिफिकेशन योग्यता आपको क्या चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास पीजीडीसीए का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए, मैप आईटी द्वारा जारी सीपीसीटी होना चाहिए आपके पास, और हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए।
यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं, केवल आपको नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं। मतलब ये फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो अगर आपके पास ये 4 या फिर 4 तो हटा दो, 3 क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। फिर बात करते हैं कैटलॉगर की। टोटल पोस्ट 1 है और ये कैटलॉगर कहां पर है आपका? खंडवा में। लोकेशन की बात करें तो खंडवा। ग्रेड पे रहेगा आपका 2100। योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की उपाधि। बस एक क्वालिफिकेशन चाहिए कि लाइब्रेरी साइंस में आप ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर खंडवा में ही आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ग्रेड पे रहेगा आपका 2100 और योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। केवल एक क्वालिफिकेशन चाहिए आपको और वो क्वालिफिकेशन है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में आपकी ग्रेजुएशन। सेम पोस्ट अगर आप शेड्यूल की बात करें, वो पोस्ट थी आपकी खंडवा की। अब बात करते हैं शेड्यूल की। जो कैटलॉगर होते हैं ग्रेड पे सेम रहेगा आपका 2100, क्वालिफिकेशन की आपकी सेम रहेगी क्या? लाइब्रेरी साइंस में आपका ग्रेजुएशन। असिस्टेंट लाइब्रेरी की अगर शेड्यूल में बात करें तो ग्रेड पे रहेगा आपका 2100 और सेम क्वालिफिकेशन आप लाइब्रेरी साइंस से ग्रेजुएट होने चाहिए। अब बात करते हैं निरीक्षक की। निरीक्षक की बात करें तो यहां पर आपका कोई ग्रेड पे नहीं है, लेकिन हाँ 32,800 से लेके आपकी सैलरी 1,36,000 के समथिंग हो सकती है। मतलब इनकी आपको बीच में आपको सैलरी मिलेगी। योग्यता की बात करें, मान्यता प्राप्त संस्था से कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें? कला मतलब आर्ट्स, बीए आपके पास, या फिर साइंस मतलब बीएससी, वाणिज्य मतलब आपका कॉमर्स, तथा उस नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर लेखा परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होगा। मतलब जैसे आप नियुक्त मतलब आप अपॉइंट किए जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब सिलेक्शन के बाद 2 साल के भीतर आपको लेखा परीक्षण की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, फाइनल सिलेक्शन लेते हो, अपनी ज्वाइनिंग लेते हो, अब ज्वाइनिंग से 2 साल के भीतर आपको ये लेखा परीक्षण की परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तब इस पोस्ट में जाके आप एलिजिबल हो गए। अगली पोस्ट की बात करूं तो ये है आपका ऑडिटर। ऑडिटर की बात करूं तो यहाँ पर टोटल आपकी 2 ही पोस्ट हैं, ग्रेड पे नहीं है, लेकिन हाँ सैलरी कितनी रहेगी? 28,700 से लेके 91,300 तक। अब योग्यता क्या रहेगी यहाँ पर आपकी? क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त संस्था से कला विज्ञान और वाणिज्य में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, मतलब जैसे ही आपको नियुक्ति मिलती है, तो 2 साल के भीतर आपको लेखा परीक्षण की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सेम आपका जैसे निरीक्षक के लिए था। आप अगर आर्ट कला विज्ञान वाणिज्य से आप ग्रेजुएट हैं, आप फॉर्म को फिल करिए, आप अपना सिलेक्शन लीजिए, पेपर को क्वालिफाई करके आपने सिलेक्शन लिया। अब जैसे ही आपने ज्वाइन करोगे, जैसे जिस दिन को आप ज्वाइन करोगे उस दिन से 2 साल के भीतर आपको ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगली पोस्ट की बात करूं, अनुवादक। यहां पर टोटल पोस्ट आपकी 5 रहेंगी। फिक्स पेमेंट रहेगा आपका 8,000। योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ एक विषय में अंग्रेजी स्नातक अनिवार्य है। ग्रेजुएट होना चाहिए और कोई एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश में पास होने चाहिए। ये था आपका पूरा पोस्ट वाइज कि कहां कितनी कितनी आपकी पोस्ट है और उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं हम आपके सिलेबस की। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। ये है आपका खंड आ और ये वाला खंड आपका बा। यहां पर आपका सामान्य विज्ञान 25 क्वेश्चन, कितने के? 25 मार्क्स के, 25 मार्क्स। फिर यहां पर भी आपका सेम 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यहां पर भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मतलब हर सेक्शन आपका इक्वल है। क्लियर है? और एक चीज ध्यान देने लायक कि यहां पर पहले ही उन्होंने बोल दिया कि खंड आ
आपका हायर सेकेंडरी स्तर का होगा। हायर सेकेंडरी स्तर मतलब आपका 12th। ये जो पहला आपका खंड आने वाला है इसका लेवल आपके 12th के लेवल तक जा सकता है। मतलब यहाँ पर इन्होंने इनडायरेक्टली आपको बोल दिया है कि यहाँ पर जो आपको मैथ या गणित, सामान्य गणित जो लिखे हैं, सामान्य गणित जो यहाँ पर पूछा जाएगा वो आपका 12th लेवल तक का पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इंटीग्रेशन टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सामान्य गणित ना होकर ये आपका हायर मैथ्स पूछेंगे। क्लियर है? मतलब टोटल आपके 25 क्वेश्चन कहां से रहने वाले हैं? हायर मैथ्स से। लेकिन खंड बा के बाद इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपका हायर सेकेंडरी स्तर का होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मतलब ये पोर्शन आपका थोड़ा इजी रहने वाला है। मतलब यहाँ पर जो आपकी तार्किक अभियोग्यता है, जैसे आप रीजनिंग समझ रहे हो, तो यहाँ पर भी आपके कौन से 25 क्वेश्चन या फिर 20 प्लस आपके 5, 20 मतलब मैथ और 5 हो सकता है मैक्सिमम, बता रहा हूं मैं, 5 यहाँ पर आपके रीजनिंग के हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाए, बाकी आपके सारे मैथ के पूछे जाएंगे। और यहाँ पर लेवल थोड़ा आपका कम रहेगा। क्लियर है? और सामान्य प्रबंधन, कंप्यूटर, ये आपका जीके हो गया, ये आपके सारे के सारे 25-25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ओवरऑल आपका जो पेपर या आपकी मेरिट बनेगी वो 100 ये वाले और 100 ये वाले, टोटल आपके मार्क्स रहेंगे 200। अब मैं बात करूं आपको मैथ्स के सिलेबस की। यहां पर अगर मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं तो यहां पर जो खंड आ है, मतलब खंड अगर मैं बोल दूं ए है, तो एक खंड के लिए आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में यहां पर आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपका 2D और फिर आता है आपका 3D। क्लियर है? लेवल क्वेश्चनों का अच्छा रहेगा, नो डाउट। अब यहाँ पर अगर आप ए सेक्शन की बात करोगे और क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स के रहेंगे आपके 25। अब आप खुद देखो, टोटल आपके टॉपिक है 8। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर कितने लिखे मैंने? 8। और क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि आपसे कितने? 25। तो हर चैप्टर में से एक एक दो क्वेश्चन तो आपके बनने ही है। क्लियर है? लेकिन हाँ, मेंसुरेशन आप अच्छे से करके जाना। मेंसुरेशन से यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें अगर प्रोबेबिलिटी की, यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन ही रहेगा, ज्यादा नहीं। मतलब पहले मैं वो बात करता हूँ कि एक एक दो क्वेश्चन कहां से रहेंगे, मीन, मीडियन, मोड, 1 या फिर 2, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगर इन चैप्टरों की बात करूं, इन चैप्टरों की बात करूं तो यहां से कम आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम। कितने? मात्र आपसे ये 5 चैप्टरों की बात करूं, 5 ही आपके सामने, भले ही 6 लिख दिए यहाँ पे मैंने आपसे। हाइटेक अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री तो इसी का एक पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं ना कहीं आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ये सब 6 चैप्टरों में से आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन रहेंगे मेंसुरेशन 2D और 3D से। तो ये वाला पोर्शन आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है, बहुत ही अच्छे से। ये आपका स्कोरिंग रहने वाला है। बाकी लोग गलती करेंगे, हो सकता है उन्हें ये पोर्शन आपका टफ लगे, तो हो सकता है यहाँ पर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके या तुक्के मार के आ जाए या क्वेश्चन को गलत करके आ जाए। आपको इन्हीं टॉपिक में अपना स्कोर बनाना है। अगर बात करूं खंड बाकी, तो यहां पर भी आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब यहां पर टोटल आपके कितने? 15 चैप्टर लिखे हुए हैं। टोटल कितने? 15 चैप्टर, और क्वेश्चन रहेंगे आपके 25। अब आप खुद देख सकते हो हर चैप्टर में से एक एक दो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और इनमें से भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो वो आपका रहने वाला है एज। व्यापम का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका एज, जिसे आप हिंदी में बोलते हो आयु। हिंदी में क्या बोलते हो? आयु। सबसे छोटा चैप्टर है और व्यापम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला चैप्टर है। बाकी जितने भी आपके सामने चैप्टर लिखे हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहां पर स्टार मैंने क्यों बनाया? क्योंकि छोटा चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला चैप्टर है। इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, एज की बात करूं, तो एज में मैक्सिमम 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और वो भी बहुत इजी टाइप से। तो यहाँ से आपको अच्छे से करके जाना है। मतलब यहाँ का क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। खैर गलत तो एक भी क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना है। यहाँ से आप टाइम बचा सकते हो। बाकी आपका परसेंटेज हो गया, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2, ऐसे हर चैप्टर में। इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट होंगे आपके, मतलब ब्याज। एक तो होगा आपका सिंपल
सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, दूसरा होगा आपका कंपाउंड। कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइम एंड वर्क हो गया आपका, पाइपिंग सिस्टम, नल, पानी नल और टंकी, सिस्टम को बोलते हैं आप टंकी। फिर आता आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, बोट को बोलते हैं आप नाव, स्ट्रीम को बोलते हैं धारा, ट्रेन मतलब आपका रेलगाड़ी, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, एवरेज मतलब औसत, अनुपात और समानुपात। ये सारे चैप्टर आपके एक एक दो क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी आपके लिए जो इस नोटिफिकेशन में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिनका मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, अगर फिर भी आपका यहाँ से कोई डाउट रहता है, तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर पूछिएगा, ताकि हम अपनी टीम के साथ आपके डाउट सॉल्व कर सकें। वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन हर किसी के पास हो और वो इतने जब टाइम बाद वैकेंसी आई है तो उस चीज का फायदा ले सकें। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कमेंट हर कोई किया करो। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो प्लीज कमेंट में आप मुझे बताओ कि आपका क्या डाउट है। कमेंट हर किसी का आना चाहिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो हाँ, कमेंट में आप पूछो, ताकि वो कमेंट पढ़कर अगले सेशन में मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं, या वही कमेंट के माध्यम से मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अपना फिल कीजिए। आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। जैसे ही 1 तारीख को फॉर्म आता है, उसके कुछ दिन बाद आप अपना बिल्कुल सावधानी से फॉर्म भरना, कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो में हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हुए हर एक छोटी छोटी चीज आपको, हर छोटी छोटी न्यूज आपको दी है। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।